मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हमें 6 विषय दिए गए हैं। इसमें 3 विषय दिए, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो आज हम इसकी विज्ञान को समझेंगे। तो देखिए, जो हमें इसकी कक्षा 7वीं की जो ये विज्ञान दी गई है, इसे हम पढ़ते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं और इनको हमें लिखना भी है। ठीक, तो हम देखेंगे इसका जो प्रश्न दिया गया है। देखिए, यह है अध्याय 11। अध्याय 11 में दिया गया है कि जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतु रहते हैं और जो पादप माने जो हमारे पेड़ होते हैं, किस प्रकार से परिवहन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है इसका। इसमें पहले छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि रक्त क्या है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य अधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लेज्मा भी कहते हैं तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं। ये उसके रक्त के मुख्य घटक हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। या अमीनो अम्ल, विद्युत अपघटय, गैस, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं तथा नाइट्रोजन के अवशिष्ट उत्पाद आदि को परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। ये इसके प्रमुख अंग हैं और उसका ये परिसंचरण तंत्र, इसलिए इन्हें कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो श्वेत क्या करती हैं, इनको सैनिक कहा जाता है। तो क्योंकि इसको देखिए, इसको है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें है कि ल्यूकोसाइट्स पूरे शरीर में पाई जाती हैं जिसमें रक्त अधिक और लसिका प्रणाली भी शामिल होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं, इसलिए इनको सैनिक कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह है प्रश्न क्रमांक 5। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये जो हमारा प्रश्न 5 है, इसमें थोड़ा सा बड़े प्रश्न, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। इसमें ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें है कि मानव द्वारा, तो इसमें मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देती है। तो वह कौन सी संरचना है, यह हमें इसकी देखना है। देखिए, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए, तो यह दिया गया है कि स्तनधारियों में हृदय के दाएं भाग का कार्य है शरीर से आए हुए ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं अलिंद में एकत्रित करना और इसे दाएं निलय से होकर के फेफड़ों में पंप करना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके ऑक्सीजन जो होती है गैस मुद्रा को एकत्रित किया जा सके। यह प्रसरण डिफिशंस की निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमें इसका ये उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, इसको देखिए। इसमें है धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए और उनके कार्य भी लिखिए। तो धमनी और शिरा के कार्य। धमनी और शिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य है कि शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। ये इनमें दोनों में अंतर भी होता है और ये दोनों इस प्रकार से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखें, जो ये प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। इसमें है कि धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती हैं क्यों, इसका क्या कारण है। तो यहाँ देखिए, इसमें है कि धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं क्योंकि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। हृदय से बहुत अधिक दाब में रक्त निकलता है और इस दाब को झेलने के लिए धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों प्रश्नों के उत्तरों को लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए।
प्रश्न क्रमांक 7 को देखिए, इसमें है स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका क्या कार्य है। तो ये जो स्टेथोस्कोप दिया गया है, ये देखिए, आपने इसको देखा भी होगा। स्टेथोस्कोप या परिश्रावक रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। इसका ये कार्य होता है कि जो रोगी होता है ना, उसका परीक्षण करता है ये। तो ये हमें इसका चित्र बना लेना है और इस प्रकार से इसके कार्य को लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है, इसका देखिए, इस प्रकार से आपको ये चित्र बना लेना है। ये मैंने बना दिया है। तो और इसके सभी जो अंग थे उसके नामांकित किया है। तो इस प्रकार से आप भी इसको बिल्कुल इसी प्रकार से बना लें और जहाँ जैसा रंग है वैसा इसका कलर भर दें। और ये जो हमने नाम दिए हैं, ये आपको इस सभी नामों को लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, इसमें है, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि रक्त का लाल दिखाई क्यों देता है। रक्त जो होता है हमें लाल क्यों दिखाई देता है। और दूसरा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो इसका प्रश्न देखिए कि रक्त जो है लाल क्यों दिखाई देता है। इसको देखिए, जब हम देखते हैं कि खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होती हैं। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है, जिसका काम फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का जो रंग होता है हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है। तो ये तो हुआ प्रश्न 1 का उत्तर। दूसरे में देखिए, इनमें ये किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो यहाँ देखिए, विषाणु रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनका जीवन काल प्रायः 9 दिन का होता है। ये विषाणु रक्त जो रहते हैं, एक थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो अब इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम एवं उनका जो प्रतिशत है उसको लिखिए। तो यहाँ देखिए, पहले तो हमें ये नामांकित चित्र बनाना है। ये नामांकित चित्र इस प्रकार से बना लीजिए और सभी के इनके जो नाम हैं उन नामों को लिख लीजिए। और यहाँ देखिए, इनको इस प्रकार से हमें इनका वर्णन भी कर देना है कि यदि किसी जीव के शरीर में विषाक्त अवशिष्ट टॉक्सिक्स वेस्टेट्स कहते हैं को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन एक्सक्रेशन कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रमुख अवशिष्ट हैं। वृक्क यानी किडनी मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जक अंग है। तो इस प्रकार से हमें इस किडनी का यानी वृक्क का वर्णन कर देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। जो पादप होते हैं उनमें जल किस प्रकार से रहता है, इसको देखिए। तो यहाँ देखिए, इसका जो उत्तर है इस प्रकार से हमें लिख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन यानी पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से जो जड़ होती है वहाँ से तने तक होता है। और कार्बनिक और खनिज पोषक का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बन के यौगिक जो होते हैं पौधों के सभी अंगों जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित होता है यहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। हमने आज सभी 1 से 10 तक के जो ये प्रश्न थे इनके उत्तरों को समझ लिया है और अपनी कॉपी में भी इनको हमें लिख लेना है। ठीक, यदि आपको ये सब समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके निश्चित रखिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।